है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर जा रहे हैं। मौका होगा पुनर्निर्मित मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ। इस संदर्भ में पीएम ने अपने लेख में सोमनाथ को भारत की अटूट आस्था, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यतागत शक्ति का प्रतीक बताया। सोमनाथ के विध्वंस से सृजन तक के सफर पर करेंगे बात। साथ ही बताएंगे क्या है डीआरडीओ का तारा वेपन सिस्टम, जिसका आज हुआ है सफल परीक्षण। पहली स्वदेशी ग्लाइड बम किट। अब नॉर्मल हथियार भी बनेंगे दुश्मन के काल। इसी के साथ बात होगी पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह। आज चुना जाएगा बंगाल का नया मुख्यमंत्री। इन खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। सोमनाथ मंदिर की 75वीं वर्षगांठ से पहले पीएम मोदी ने लेख के जरिए दिया विकास भी विरासत का संदेश। मंदिर को बताया भारतीय सभ्यता का अटूट संकल्प। 11 मई को पीएम जाएंगे सोमनाथ। कोलकाता पहुंचे अमित शाह। बीजेपी विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। विधायक दल के नेता के नाम पर लगेगी आखिरी मुहर। कल होगा भाजपा के पहले सीएम का भव्य शपथ ग्रहण समारोह। तमिलनाडु में टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों की एक बार फिर बैठक। आज वाम दल और वीसी के समर्थन देने पर लेंगे फैसला। एआईएडीएमके का टीवीके पर बहुमत न जुटा पाने पर हमला। केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच आपसी घमासान शुरू। केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन के समर्थकों ने लगाए पोस्टर। रविवार तक सीएम का नाम होगा तय। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय संघ को बड़ी चेतावनी। व्यापार समझौते को 4 जुलाई तक नहीं दी मंजूरी। यूरोप से आने वाले सामान पर लगेगा भारी टैरिफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ मंदिर के दौरे पर जाएंगे। ये दौरा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होगा। इस अवसर पर अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस ऐतिहासिक संकल्प को याद किया जब उन्होंने 1947 में सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने लिखा कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उन्होंने विकास भी विरासत भी के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ से काशी और केदारनाथ से अयोध्या तक आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बलिदानियों की स्मृति में अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस पावन अवसर पर सोमनाथ धाम की यात्रा का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ की इस पूरी यात्रा को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री सोमनाथ में होंगे 11 मई को। इस पूरी यात्रा को सभ्यता का अटूट संकल्प बताया है। पीएम ने ब्लॉग लिखकर अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने सोमनाथ के संदर्भ में इस दिन के चिरस्थायी महत्व और भारत की सभ्यता की महानता पर अपने लेख में विस्तार से लिखा है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी सोमनाथ की रक्षा और उसके गौरव को बहाल करने में दृढ़ता दिखाई है। देश में महान उन एक तरह से उन तमाम विभूतियों को याद किया प्रधानमंत्री ने, जिनके संकल्प से सोमनाथ का अटूट विश्वास आज भी सनातन की उस सभ्यता को जारी रखे हुए है। ग्यारह मई को सोमनाथ की अपनी आगामी यात्रा के बारे में एक संपादकीय लेख में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ और हमारी सभ्यता की महानता के संदर्भ में ये दिन हमेशा महत्वपूर्ण क्यों है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए
सोमनाथ की रक्षा की और उसकी गरिमा को बहाल किया। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 11 मई को मुझे एक बार फिर वहां जाने का सौभाग्य मिलने वाला है। यह अवसर हमें स्मरण कराता है कि इस पावन स्थल की रक्षा और उसके पुनर्निर्माण के लिए किस प्रकार देश की कई पीढ़ियों ने निरंतर संघर्ष किया है। प्रधानमंत्री ने अपने इस लेख के द्वारा अपनी उन भावनाओं को देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री का ये लेख एक तरह से कह सकते हैं सोमनाथ मंदिर की इस पूरी यात्रा को लेकर एक अपने भावों को उन्होंने अपने इस लेख में लिखा है, जिसमें उन्होंने अतीत को याद किया है और लिखा है कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर उनका होना, और उन्होंने साथ ही देश में भी आह्वान किया है लोगों से कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा का आह्वान किया है उन्होंने। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने बताया कि स्वाभिमान पर्व में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। ये सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। अब 11 मई को एक बार फिर सोमनाथ जाने का जिस तरह से वो पहुंचेंगे, उन्होंने उसे लिखा है कि ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है और इस बार ये यात्रा पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में है। प्रधानमंत्री ने लिखा अपने लेख में कि मुझे उस क्षण को जीने जा रहा हूं जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उस दिन सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा फिर से जीवंत होगी। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि 6 महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंतकाल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितने भी विकराल क्यों ना हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है। तट से टकराती लहरें सदियों से ये उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि प्राचीन शास्त्रों में लिखा है कि सोमनाथ की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। जब लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं तब उन्हें उस सभ्यता की अद्भुत निरंतरता का भी अनुभव होता है जिसकी ज्योति कभी बुझाई नहीं जा सकती। कई साम्राज्य आए और गए, समय बदला और इतिहास ने ढेरों उतार चढ़ाव देखे, फिर भी सोमनाथ हमारे हृदय में हमेशा बना रहा। प्रधानमंत्री ने 11 मई और इस 6 महीने में जिस तरह से सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री ने इस समय को उन असंख्य महान विभूतियों के स्मरण का भी बताया जो क्रूर आक्रांताओं के सम्मुख अडिग रहे। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि समय की कठिन परीक्षा के बीच भीम प्रथम, जयपाल और आनंदपाल जैसे शासकों ने आक्रमणों के विरुद्ध अपनी सभ्यता की ढाल बनकर मंदिर की रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि महान राजा भोज ने भी इस पावन स्थल के पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया था। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए बलदेव भाई शर्मा, लेखक और पूर्व अध्यक्ष एनबीटी जुड़ गए हैं। बलदेव भाई शर्मा, आपका स्वागत है। बलदेव भाई, सबसे पहले तो यही कि किस तरह से भारत
इस पर्व के साथ ही साथ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ 11 मई को इसके पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पे प्रधानमंत्री मौजूद होंगे सोमनाथ में। लेकिन मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा ये दिन? ये प्रधानमंत्री ने वास्तव में एक बड़ी पहल की है। 75 वर्ष पूर्ण होने पर ये भारत की आध्यात्मिकता का संकल्प और पूरे विश्व में इसका जो संदेश जाएगा, और इस संबंध में प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ा विस्तृत लेख भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये जो 75वीं वर्षगांठ है इसका पूरे विश्व को संदेश ये है कि आघातों के बाद भी आस्था और विश्वास कभी नष्ट नहीं किए जा सकते। और सोमनाथ मंदिर ने जितने आघात झेले हैं, महमूद गजनवी ने किस तरह और अनेकों बार इस पर आक्रमण किया और इसको ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये संकल्प लिया कि सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा हमें हर हाल में करनी है। और 1951 में 11 मई के दिन ये सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण का लोकार्पण संकल्प पूर्ण हुआ और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें गए। विडंबना ये रही कि सरदार पटेल जिन्होंने संकल्प लिया था और ये स्वप्न देखा, वो उस स्वप्न को साकार होते हुए देखने के लिए जीवित नहीं रहे। लेकिन राजनीतिक स्तर पर भी मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसमें अनेक बाधाएं डाली प्रारंभ से, और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के नाते उसका शुभारंभ न करें, पुनर्निर्माण का पुनर्प्रतिष्ठा न कर पाए, क्योंकि इससे उनको लगता था कि भारत का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप आहत होगा। जबकि सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जिसने पूरे विश्व को एकात्मता का संदेश दिया। बाद में इन सारे प्रयासों से आहत होकर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो तत्कालीन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और सरदार पटेल के संकल्प को पूर्ण किया। ये वास्तव में भारत की आस्था, संस्कृति और एकता से जुड़ा हुआ जो समाज है वो उसको दबाया नहीं जा सकता। ये प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है और ये भारत की सभ्यता का अटूट संकल्प है। ये उस लेख का सार उन्होंने दिया है। प्रधानमंत्री की जो आस्था है वो पूरे विश्व में सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा को न केवल बढ़ाएगी, बल्कि भारत की राष्ट्रीयता का और आध्यात्मिकता का एक बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाएगा। मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और सरदार पटेल की 125वीं जयंती के आयोजन में वहां गए थे और उन्होंने सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो संदेश दिया था, उसी संदेश को श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री और विस्तार देकर आगे ले जा रहे हैं। ये सचमुच हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, विश्व के हिंदू समाज के लिए एक बहुत गौरव का दिन ये रहेगा। और ये जो 75वीं वर्षगांठ है, ये संदेश देगी कि भारत में जो राष्ट्रीय एकता है, जो आध्यात्मिकता है, सारे विश्व को जिसने मनुष्यता का संदेश दिया, सोमनाथ वास्तव में उसका प्रतीक है। और इस प्रतीक को हमें अक्षुण्ण रखना है। जब तक मानवता रहेगी तब तक भारत का यह संदेश अक्षुण्ण रहेगा। बलदेव भाई, बड़ा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री 15 साल तक रहे और उसके बाद 10 साल केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर, इतना लंबा समय सत्ता पर हैं और सोमनाथ मंदिर को लेकर अगर आज की तारीख में 75वीं वर्षगांठ एक बड़ा मौका है,
भारत के लिए भी, जिसमें इस उत्सव को मनाया जाए। लेकिन अगर प्रासंगिकता पे हम बात करें तो प्रासंगिकता जहां आध्यात्मिक मूल्यों को एक बार फिर से याद करने की है, भावी पीढ़ियों को बताने की है, मौजूदा पीढ़ियों को, राजनीतिक प्रासंगिकता क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1951 में भी इसके लोकार्पण में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ पर शामिल होने को लेकर कई एक तरह से आपत्तियां थीं। तो उस प्रासंगिकता को, क्या वो चुनौतियां आज भी 75 साल के बाद भारत के सामने दिखती हैं? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि स्वाधीनता के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी एक जमात है जो भारत में अल्पसंख्यकवाद और सेकुलरवाद का नारा देकर भारत की संस्कृति को, आध्यात्मिकता को और विश्व के लिए जो विश्व गुरु के रूप में भारत की भूमिका रही है उसको कहीं ना कहीं आहत करते हैं। और अभी आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि चुनाव हुए, उन चुनावों में जो वातावरण बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें से एक साफ संदेश उभरा है जो वास्तव में सोमनाथ मंदिर की इस 75वीं वर्षगांठ से जोड़कर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो वर्ग भेद, मजहबी भेद पैदा करने का प्रयास किया गया वो सारा ध्वस्त हो गया। और यही वास्तव में सोमनाथ मंदिर का यही संदेश है कि भारत एक धर्म, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के रूप में अविचल भाव से खड़ा हुआ हजारों वर्षों से विश्व को संदेश देने वाला एक राष्ट्र है। तो चुनौतियां आज भी उतनी ही हैं और उन चुनौतियों से उबरने का जो संकल्प प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, उस संकल्प के आगे वो सारे जो षड्यंत्र हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। और जैसे महमूद गजनवी का पूरा विनाशकारी षड्यंत्र ध्वस्त करके और सोमनाथ मंदिर फिर से विश्व का एक मानदंड बन के खड़ा हुआ। यहाँ मैं एक स्मरण कराना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के विदेश मंत्री थे तो वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां के अधिकारियों से ये आग्रह किया कि मुझे गजनी ले जाओ। तो लोगों ने कहा गजनी तो एक छोटा सा गांव है, वहां धूल उड़ती है, उसकी कोई न पर्यटन के रूप से प्रतिष्ठा है, आप क्यों जाना चाहते हैं? बोले मैं वहां जाकर ये देखना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने भारत की अस्मिता को ध्वस्त करने का विनाशकारी षड्यंत्र किया, आज उसकी वहां मजार की हालत क्या है। अटल जी वहां गए और उन्होंने स्वयं इसका वर्णन किया और देखा कि किस तरह वहां धूल उड़ रही है, उस मजार पर कोई आता जाता भी नहीं है। अटल जी ने संदेश दिया कि विनाश कभी अक्षुण्ण नहीं रहता और जो सृजनशीलता है जिसका प्रतीक सोमनाथ मंदिर है वो अक्षुण्ण रहता है। भाई बलदेव, बहुत कम समय है, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगी। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसके लोकार्पण में शामिल हो। 2026 में 75 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस लोकार्पण में पहुंच रहे हैं, जिसकी भव्यता के संदर्भ में, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति के संदर्भ में, जिसकी निरंतरता की शक्ति में, सनातन की ताकत की शक्ति में उन्होंने एक लेख भी लिखा है। इस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में आया है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में एक सेकुलरवाद का विषय उठाकर इस मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा की कार्य में बाधा डाली। लेकिन आप देखिए कैसा बदलता है समय। और एक प्रधानमंत्री जो उस समय विदेश मंत्री के रूप में वहां गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में 50 वर्ष पूर्ण होने पर वहां पहुंचे और आज 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा संदेश है कि भारत की राजनीति अल्पसंख्यकवाद और सेकुलरवाद से आगे बढ़कर राष्ट्रीयता पर केंद्रित हो गई है, भारत सेंट्रिक हो गई है। और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीयता है वो किसी जाति मजहब के विरोध में नहीं है, वो अपने राष्ट्र की, अपने धर्म और संस्कृति के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। और जो सारे विश्व के लिए प्रधानमंत्री ने देखिए कितना सुंदर स्लोगन उस समय दिया,
भाई बलदेव जी, इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 तारीख को सोमनाथ पहुंचने को लेकर उन आलोचक जो हैं और खासकर विपक्ष कई बड़े सवाल भी उठा रहा है। ये भी कहना है कि सरकारों को धर्म से परे अपने आप को रखना चाहिए। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तिलक लगा के, रुद्राक्ष पहन के, और अगर जब सोमनाथ या फिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में बैठते हैं पूजा अर्चना के लिए, और इसी के साथ साथ वो तब तमाम विदेश यात्रा करते हैं और अपने उस पूरे उस धर्म का पालन करते हैं जो राजधर्म का पालन करते हैं, देश की सत्ता में के शीर्ष पे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आलोचकों को क्या जवाब होगा? देखिए, एक बहुत सुंदर शब्द आपने प्रयोग किया, राष्ट्र धर्म। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज राष्ट्र धर्म के प्रतीक बन गए हैं। जो लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री निवास में इफ्तार पार्टियां होती थीं, जो प्रधानमंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से दरगाहों पर चादरें चढ़ाई जाती थीं, तब कौन सा राष्ट्र धर्म पूरा हो रहा था? वो तो वास्तव में भारत को मजहब जाति के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ की पुनर्प्रतिष्ठा के 75वें वर्ष पर वहां जा रहे हैं, या विश्व में तिलक लगाकर जाते हैं, धोती पहनकर जाते हैं, हिंदी में भाषण देते हैं, इसने भारत की राष्ट्रीयता को एक बहुत प्रतिष्ठा पूरे विश्व में दिलाई है। और इसी का ये नतीजा है कि आज दुनिया में भारत एक हनक के रूप में, अग्रणी राष्ट्र के रूप में सम्मान पा रहा है। जो पहले एक सॉफ्ट स्टेट, घुटना टेक देश की छवि इस देश में बना दी गई, विशेषकर कांग्रेस शासित प्रधानमंत्रियों के समय में, उसको एकदम बदल दिया गया है। और विश्व आज भारत को सम्मान की नजर से अगर देख रहा है तो इसीलिए है कि भारत का अपना राष्ट्र धर्म, अपनी संस्कृति, ये मनुष्यता के उन्नयन के लिए है। और इसलिए उन आलोचनाओं का कोई अर्थ नहीं है। प्रधानमंत्री नेहरू ने जिस दुर्भावना से उन आलोचनाओं की जड़ जमा दी थी, आज उनके जो वंशज हैं या उनके द्वारा पाले पोसे गए लोग हैं राजनीति में, वही इन सब चीजों को उठा रहे हैं। और भारत की जनता बहुत समझदार है, उसने अभी विधानसभा चुनावों में ये संदेश दे दिया है कि भारत अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता पर अडिग रहकर ही विश्व में एक बड़ा स्थान बना सकता है। नरेंद्र मोदी इसके प्रतीक बन गए। बिल्कुल, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयता पर अडिग रहकर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बलदेव हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मसले पर। और आइए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। अमित शाह आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने के लिए नोवोटेल न्यू टाउन पहुंच गए हैं। आज बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में विधायक दल की भूमिका, सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा होने की संभावना। इसके बाद ही कई बैठकें होंगी जिनमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। अमित शाह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। बेहद अहम दौरा गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में सरकार के गठन के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर
इस समय मौजूद हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में राज्यपाल RN रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। यह आदेश कल 7 मई 2026 से प्रभावी हो गया है। कोलकाता गैजेट द्वारा प्रकाशित असाधारण अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड B के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। यह अधिसूचना संसदीय कार्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी की गई है। विधानसभा भंग होने का यह औपचारिक आदेश नई सरकार के गठन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था। अब राज्यपाल के इस आदेश के बाद अब पुरानी विधानसभा के भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब से थोड़ी ही देर में भाजपा के विधायक दल की बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह इस समय कोलकाता में मौजूद हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कब तक ये बैठक होनी है? नाम एक बार फिर बात सारी वही है कि चेहरा कौन, और चेहरे पे शुभेंदु अधिकारी से मजबूत दावेदार अभी तक कोई नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी को न सिर्फ हराना उनके गढ़ों में बल्कि एक लंबे समय से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सामने एक बड़े चेहरे के तौर पर शुभेंदु अधिकारी रहे। एयरपोर्ट में उनको स्वागत किया गया तो वहां पर बीजेपी के राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, फिर दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, देवश्री चौधरी, ऐसे निशित प्रामाणिक, ऐसे बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो मौजूद थे। इनमें से समीक भट्टाचार्य की हाथ से अमित शाह जी ने फूलों का जो गुलदस्ता है वो लिया। शुभेंदु अधिकारी से भी ग्रीटिंग्स हुआ, वो उनके हाथ से भी फूलों का गुलदस्ता लिया, लेकिन साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी को पास बुलाकर तस्वीरें भी खींची। ये किसी और के साथ देखने को नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि कोलकाता विमानबंदर से निकलने के बाद जब दक्षिणेश्वर मंदिर में वो पूजा देने गए थे, फिर जब यहाँ पर अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर जो होटल पर एक बैठक चल रही है, ऑर्गेनाइजेशनल एक मीट चल रही है, वहाँ पर भी देखा गया है कि अमित शाह जी के गाड़ी के भीतर ही शुभेंदु अधिकारी बैठे हैं। तो अगर इसको आप इन तमाम बातों को क्या तो सौरभ इसको संकेत माने कि वो चेहरा शुभेंदु अधिकारी ही होने जा रहे हैं? देखिए, एक तरफ से इसको तो इंडिकेशन माना जा सकता है, लेकिन फिर भी यही सब कह रहे हैं कि बीजेपी है, भाजपा है, अभी जो मीटिंग चल रहा है ऑर्गेनाइजेशनल, ये काफ़ी अहम है। वहाँ से क्या नतीजे उभर कर आते हैं वो देखना होगा, क्योंकि ये बैठक जो चल रहा है, संगठन की जो बैठक चल रहा है वो काफ़ी अहम है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद ही विधायक दल की बैठक है, तो ये बैठक के बाद स्थिति क्या रहती है वो देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन जैसे कि आपने शुरू में कहा कि नंदीग्राम और भवानीपुर से सीएम को दो बार हराया है शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी ऐसे एक नेता हैं जिन्होंने काफ़ी सारे जिले में ऑब्जर्वर की रोल प्ले किए हैं। शुभेंदु अधिकारी ऐसे नेता हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में रह चुके हैं, क्योंकि वो टीएमसी से भी भाजपा में आए थे। टीएमसी में वो जब थे तब वो मंत्री थे, उनका सांसद बनने का भी अनुभव है। तो ये सारी बातें शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में जाता है। लेकिन फिर भी भारतीय ये कहना है कि इससे पहले यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी, वहाँ पर देखा गया है कि जो लोग जिस नाम को लेके ज़्यादा चर्चा हो रहा था, आखिर में वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मुख्यमंत्री में एक सरप्राइज एलिमेंट रहा। लेकिन क्या सौरभ, पश्चिम बंगाल की तुलना इस समय राजस्थान या मध्य प्रदेश से की जा सकती है? आपको लगता है जिस तरह का संघर्ष पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रहा है, उसमें इस तरह की तुलना क्या की जा सकती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घटना घट रही है, एक तरफ है कि बीजेपी के पास स्पष्ट मैंडेट है और बीजेपी सरकार गढ़ने जा रही है। ऊपर उल्टे दिख अगर आप वायलेंस की बात करें तो वायलेंस में जो स्थिति है उसमें भी पिछले जो सरकार थे उससे भाजपा सरकार एकदम डे 1 से कहीं ना कहीं जाके राजधर्म पालन करने का मैसेज दे रहा है। वो पार्टी स्तर से भी जा रहा है
और जो आने वाले दिन में जो सरकार में रहेंगे, जो सरकारी चेहरे माने जाते हैं, उनके तरफ से भी हो जाता है। मतलब बीजेपी के सारे नेतृत्व एकजुट होकर एक ही मैसेज दे रहे हैं कि राजधर्म पालन किया जाए। और यहाँ पर जो सरकार बनने की जो बात है, कौन कौन चेहरे जो होंगे, उनमें से जो बात है, उनमें एक बात है ऋतु जी कि ये पहली बार भाजपा की सरकार यहाँ पर बंगाल में बनने जा रहा है। और भाजपा को यहाँ के सबसे दो अहम मुद्दा है जिस पर भाजपा काम करना चाहता है। एक, विकास के और बंगाल को लिया जाए, और दूसरा, जंगल राज से बंगाल को निकालना होगा। ठीक, लेकिन मंत्रिमंडल की शक्ल में सौरभ, इन दोनों में सामंजस्य रहे। ये दो मुख्य ऐसे वादे भी हैं और प्राथमिकताएं भी होंगी पश्चिम बंगाल में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। लेकिन बड़ी बात यह है कि महिलाओं का बम्पर वोट मिला है बीजेपी को, तो महिलाओं का किस तरह का प्रतिनिधित्व होगा? उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे में कौन है? क्या एक महिला उप मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल देगा? देखिए, ये माना जा रहा है कि बंगाल में पहले तो डेप्यूटी जो सीएम है, वो डेप्यूटी सीएम पिछले 15 साल में कोई डेप्यूटी सीएम था नहीं, लेकिन इस बार भाजपा की दूसरी राज्य की तरह यहाँ पर भी 2 डेप्यूटी सीएम रह सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। महिला चेहरे ज़रूर, महिला चेहरे जो है, महिला चेहरे जो मंत्रिसभा में तो होंगे ही, पास जो अहम जो पद है वहाँ पर भी देखा जा सकता है। इनमें अग्निमित्रा पॉल का नाम आ रहा है, रूपा गांगुली का नाम आ रहा है, जो महिला चेहरे में से मंत्री के हिसाब से। ऊपर से बड़े हस्तियों में से दिलीप घोष का कैबिनेट नाम आ रहा है, सपन दासगुप्ता जो पहले राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, सपन दासगुप्ता को भी एक गुरुत्वपूर्ण, एक अहम विभाग दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। इसके अशोक दिंदा है जो भारतीय दल में पहले क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको एक उनके हिसाब से जो उनका जो स्पेशलाइजेशन है, उनके हिसाब से उनका एक पोर्टफोलियो मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। दिलीप घोष गांव के नेता है, एकदम जिसको कहते हैं कि ज़मीनी नेता है, तो उनको ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई दफ्तर या फिर कोई डिपार्टमेंट मिले, ऐसा चर्चा में है। डॉक्टर जो है उम्मीदवार जो जीते हैं, उनमें से दोनों डॉक्टर है, एक शारद दत्त मुखोपाध्याय जो जहां पर ये बैठक चल रहा है, यहाँ पे जायंट किलर है, सुजीत बोस को हराया है जो फायर मिनिस्टर थे, और इंद्रनील खां भी हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये 2 चेहरे हो सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। और शंकर घोष है उत्तरी बंगाल, तो उत्तरी बंगाल में 2 नेताओं को सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि सबसे ज़्यादा उनको पद मिलने वाला है या फिर दायित्व मिलने वाला है, ऐसा शंकर घोष है। और दूसरा है निशित प्रामाणिक। निशित प्रामाणिक केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्रक में भी मंत्री के हिसाब से काम कर चुके हैं, उनका वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि उत्तर बंगाल और दक्षिणी बंगाल की जो छोर है, जो सीमा, उस जगह पर फेंसिंग करने की भी जो कमिटमेंट है वो भी पूरा करना होगा, तो उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसे बड़े और SC ST कम्युनिटी से किसको लिया जाएगा, मथुआ कम्युनिटी से किसको लिया जाएगा, ठाकुरबाड़ी से दोनों, एक शांतनु ठाकुर की वाइफ वो जीती है, दूसरी तरफ सुब्रत ठाकुर है, वो भी जीती है। ये सब भी देखना दिलचस्प होगा। सौरभ, लगातार जो बातें आ रही हैं हिंसा को लेकर, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और खासकर शुभेंदु अधिकारी के PA को जिस तरह से हत्या की गई है, उस पर क्या अपडेट है? और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी राज्य में इस समय बेहद सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे तत्व हैं जो इस समय हावी दिखाई दे रहे हैं। इस घटना से वो और साफ हो गया। शुभेंदु अधिकारी के चंद्रनाथ रॉथ जो PA थे, उनकी जो हत्या हुआ है उसमें से 2 बाइक यूज़ किए गए थे और एक बाइक रिकवर हुआ है, और वो 12/7 यानी मध्यमग्राम से थोड़ी दूर में 10 मिनट की दूरी है। आप अगर गाड़ी से जाएं तो वहाँ पे 11 नंबर रेल गेट के पास एक और मोटर बाइक उद्धार हुआ है, रिकवर हुआ है। पहला बाइक तो परसों ही रिकवर हो गया था, और दूसरा बाइक भी रिकवर हुआ है, और वो बाइक भी चोरी का है, और वो दमदम से चोरी किया गया था। तो इस ऐसा माना जा रहा है कि जिनको हिरासत में लिया था, क्या अभी तक कोई अपडेट है कि उनसे कुछ जानकारी हासिल हुई हो? देखिए, जो जानकारी आ रही है, ये जो लोकल मिस्क्रिएंट्स है, 3 जिनको डिटेन किया गया था, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है। उससे बेसिस से ही इनपुट मिल रहा है, और इनपुट से
वो जो गाड़ी का कहाँ दूसरा गाड़ी कहाँ मिलेगा, दूसरा बाइक कहाँ मिलेगा, वो रिकवर भी हुआ है। पहला बाइक भी रिकवर हुआ है। तो ये सारी बाइक रिकवर करने के बाद आगे चलकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है और पुलिस का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ज़्यादा अगर इंफॉर्मेशन डाइवर्ज हुआ तो जो असली गुनहगार है वो सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए पूरा इंफॉर्मेशन वो अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किए हैं। ठीक है। तीसरी और एक बात सौरभ, में आपसे जानना चाहेंगे और कितनी देर में विधायक दल की बैठक होगी, कितने बजे तक मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है? शाम तक। बहुत धन्यवाद सौरभ। शाम तक नाम सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का चेहरा हम सब के सामने होगा। आखिर किस चेहरे पर मोहर लगने जा रही है? इस समय अमित शाह पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और विधायक दल की बैठक अब से और थोड़ी ही देर में होने जा रही है। साथ ही साथ कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसका भी इंतज़ार सबको है। पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत है ये। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले आइए आपको बता देते हैं, भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने वायुसेना के साथ मिलकर ओडिशा तट के पास टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा हथियार प्रणाली का पहला सफल फ्लाइट ट्रायल किया है। इस सिस्टम को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर, इमारत और डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है। खास बात यह है कि तारा अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीक पर आधारित है और इसके प्रोडक्शन में भारतीय उद्योगों की भी भागीदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने वाला बड़ा कदम बताया है। वहीं डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने भी वैज्ञानिकों और वायुसेना की टीम को बधाई दी है। हाल के दिनों में डीआरडीओ ने ओडिशा तट से कई अहम परीक्षण किए हैं, जिनमें लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल और नास्म एसआर मिसाइल सिस्टम शामिल है। तारा का सफल परीक्षण भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। भारत की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को नई धार देने वाला तारा सिस्टम अब भारतीय रक्षा ताकत का नया हथियार बनने जा रहा है। टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा एक मॉड्यूलर ग्लाइड वेपन सिस्टम है जो साधारण अनगाइडेड बमों को बेहद सटीक प्रिसीजन गाइडेड हथियार में बदल देता है। इसका मतलब है कि अब कम लागत वाले मौजूदा हथियार भी लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकेंगे। तारा की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज ऑगमेंटेशन क्षमता है, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में घुसे बिना सुरक्षित दूरी से हमला कर सकेंगे। इससे भारतीय वायुसेना की स्टैंड ऑफ स्ट्राइक क्षमता कई गुना मजबूत होगी। यह सिस्टम अत्याधुनिक लेकिन लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिससे बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल अपेक्षाकृत कम खर्च में किया जा सकेगा। साथ ही ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित हुआ है, जिससे विदेशी निर्भरता भी घटेगी। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि तारा जैसे सिस्टम भविष्य के युद्धों में बेहद अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब ज्यादा सटीक, तेज और कम लागत वाले हथियारों की ओर बढ़ रहे हैं। यानी साफ है, तारा सिर्फ एक नया हथियार नहीं, बल्कि भारत की स्वदेशी, स्मार्ट और प्रिसिजन आधारित युद्ध क्षमता की बड़ी छलांग है। और इस खबर पर हमारे साथ और बात करने के लिए जुड़ रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ। संजय सोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय सोई, किस तरह से आप देख रहे हैं इस बड़ी ताकत को, भारत की सैन्य शक्ति को कितना बल मिलने जा रहा है? किस तरह से हम बहुत सारे और देशों से आगे बढ़ते दिख रहे हैं? बिल्कुल रितु जी, पहले तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस इस ट्रायल के लिए, क्योंकि बहुत जरूरत है। जैसे कि अभी आपने बताया कि तारा यानी टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, इसको सादे शब्दों में कहें, जो हवाई जहाज से सादे बम गिराए जाते हैं, एक सीधा बम गिरता है, नॉर्मल बम 500 पाउंडर, 1000 पाउंडर, 2000 पाउंडर, उनको यानी 250 किलो, 450 किलो, 500 किलो के जो बॉम्ब होते हैं, उनको अभी हमने गाइड करके, प्रेसिजन गाइड करके, वो एक पीछे फिन लगा के वो आगे जाके सीधा एग्जैक्ट टारगेट पर, जिसको जीपीएस के द्वारा या आईएनएस के द्वारा गाइड करके वहां पर उसको हिट किया जा सकता है। जैसा भी आपने भी बताया था कि इसका मतलब यह है कि हमारे जहाजों को
दुश्मन की सीमा के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। उनके एयर डिफेंस के रेंज के बाहर रहते हुए हम लोग फायर कर सकते हैं। और खास तौर से अभी आज जब सिंदूर का 1 साल हुआ है अभी कल, उसमें ही ये एक और बड़ा मैसेज देता है पाकिस्तान को, ये बड़ा मैसेज देता है चाइना को कि आज भारत के अंदर वो क्षमता है कि किस प्रकार से आज हम देश के अंदर ही लगातार एक के बाद एक हथियार बना रहे, आधुनिक हथियार बना रहे, और इसमें कीमत भी बहुत कम लगेगी, क्योंकि एक जो मौजूदा बम है उसको ही आपने गाइडेंस कर देना, प्रिसीजन गाइडेंस कर देना, वो बहुत बड़ी संख्या में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा जाए तो ये भारत की वायुसेना के लिए बहुत बड़ा ताकत में इजाफा करेगा, और दुश्मन खासतौर से पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए ये एक भारत की सेना के लिए एक मजबूती देगा, क्योंकि उनके जो सीमा के पास है, चाहे वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है, कोर हेडक्वार्टर है, ब्रिजेस हैं, या मिशन डंप है, या फिर उनका जो महत्वपूर्ण एयरफील्ड्स हैं, उनके ऊपर बिना उनके क्षेत्रों के हुए फायर करने में सक्षम रहेंगे, जैसा कि आजकल इसी तरह से हो रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था कि हमारे राफेल और जो सुखोई हैं उन्होंने सीमा के अंदर रहते हुए ही मिसाइल्स के द्वारा फायर करके उनके आतंकवादी अड्डे और एयर बेसिस को किस प्रकार से धराशायी किया था। मेजर जनरल सोई, क्या ये भारतीय सेना का एक बड़ा मैसेज है? क्योंकि 1 साल ऑपरेशन सिंदूर को हुए, हमने देखा किस तरह से कल तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी पत्रकारों के सवाल में ये था कि ऑपरेशन सिंदूर एक शुरुआत है, ये थमा नहीं है। तो उसके जवाब में डीजीएमओस ने ये बात बहुत साफ की कि हमारी तैयारी लगातार बढ़ रही है। तो 1 साल पर जब हम तारा जैसे गाइडेड वेपन सिस्टम का परीक्षण करते हैं, तो ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उन देशों को नहीं, लेकिन उन तमाम देशों को है, क्योंकि डीजीएमओस ने जिक्र किया कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई साफ है, लेकिन उस लड़ाई में अगर उस तरफ पाकिस्तान के साथ जो भी खड़ा है वो हमारे लिए आतंकवाद के साथ खड़े के बराबर है, चाहे वो चीन हो चाहे वो तुर्की हो। नहीं, बिल्कुल ऋतु जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की नीति आतंकवाद के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसमें कोई बदलाव कभी आया ही नहीं, जब से मैं देख रहा हूँ पिछले 12 सालों से, कि कोई बदलाव नहीं आया कि आतंकवाद, भारत आतंक के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे और उसका माकूल जवाब देंगे। और धीरे धीरे हमारी नीति और आक्रामक होती जा रही है। पहले हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद बालाकोट किया। अभी हमारा मैसेज ये होगा कि अभी हम रेस्ट्रेन नहीं रखेंगे। अगर आप आतंकवाद के साथ हैं तो आप भी आतंकवादी हैं, आप आक्रामक हैं, आपके ऊपर हमला किया जाएगा। और जैसे कि अभी आप कहते हैं कि सिंदूर के समय में जो हमने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और पाकिस्तान को घुटने पे लाए, लेकिन एक बात निश्चित है, ये बहुत अच्छी बात है जो हमारी सोच है आज, कि हम वहीं पे खड़े नहीं रह सकते। हम खाली सफलता पर एक खुश नहीं होते रह सकते। बहुत जरूरी है कि हम आगे बढ़ते रहें और मजबूती लाते रहें, सेना को आधुनिक बनाते रहें, और जिस प्रकार का आज का माहौल है उस तरह की लड़ाई के तरीके को हम अडॉप्ट करते रहें। यही कारण है कि जो जिस प्रकार से तारा को डेवलप किया गया है, यानी कि सीमा के अंदर रहते हुए हमारे हवाई जहाज भारी भरकम बम उनके, यानी कि 550 किलो, 450 किलो, 250 किलो, 3 वर्जन तारा के आए हैं, जिसको उनको गाइड करके उनके अंदर जाकर उनके भारी भारी टारगेट्स को बर्बाद किया जा सकता है, और हमारे जहाज सुरक्षित भी रहेंगे। और जैसा भी लड़ाई है हम लोग को एक कंट्रोल में भी रहेगा। आज सस्ते में, भारी संख्या में, और उनको एक बैलिस्टिक मिसाइल से भी नीचे रहते हुए हम फायर कर सकते हैं। तो जहां तक हमको कंट्रोल करना लड़ाई का, वहां तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ा मैसेज है कि हम रुके नहीं है और हमारी तैयारी जारी है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, या जवाब के साथ साथ अगर आपने कोई कायराना हरकत की तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का प्रिसिजन और टारगेट को लेकर जो क्लैरिटी थी सैन्य शक्तियों की, वो बहुत साफ दिखाई दी। स्वदेशी निर्मित सैन्य हथियारों की ताकत को, आत्मनिर्भर भारत खासकर सैन्य क्षेत्र में सिर्फ एक स्लोगन नहीं बल्कि उसकी ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया। तारा वेपन सिस्टम के एक तरह से परीक्षण के साथ एक बड़ा संदेश एक बार फिर भारत ने दिया है कि किस तरह से सैन्य शक्ति में आत्मनिर्भर होता भारत ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है, साथ ही साथ उसका निशाना जो है, और खासकर आतंकवाद के खिलाफ इन तमाम एक तरह से प्रणालियों और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल समय आने पर भारत बखूबी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल सुखोई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आपने देखा किस तरह से तारा वेपन सिस्टम भविष्य के आधुनिक युद्धों के लिए बेहद अहम है। और बात तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य में उभरते नए समीकरणों के बीच बीसीके के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने एक बड़ा बयान दिया है। अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी की उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद ही लिया जाएगा। We will decide later. We are going to convene our high-level committee meeting. We are waiting for their decision. Why? Because we are also working with left parties for the past 10 years. So in this crisis, we plan to take a decision along with the left parties. So we are waiting for their decision. वहीं विपक्षी दल एआईएडीएमके ने टीवीके के सरकार बनाने के दावों पर कड़ा प्रहार किया है। एआईएडीएमके के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवी सत्यन ने टीवीके के बहुमत के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब पार्टी खुद स्वीकार कर रही है कि उनके पास केवल 108 सीटें हैं और 5 अन्य का समर्थन है, तो राज्यपाल द्वारा शेष सीटों का प्रमाण मांगना पूरी तरह संवैधानिक है। इसके साथ ही कोवई ने टीवीके और कांग्रेस के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बहुमत के लिए आवश्यक 118 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में कांग्रेस की 5 सीटें भी नाकाफी साबित होंगी। TVK, which gave a confession statement that we are the single largest party with 108 and we have got the support of another 5 more. So it's quite natural for the governor to ask where are the other 5. TVK, which gave a confession stating that we have only 113 as a majority or support. So the governor is duty bound to ask where are the remaining 5. Get your remaining 5 and come back. Congress adding 5 is not going to save. What Congress has done is he has put a hole on a ship, sailing ship, and it is he is letting the ship to sink faster. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी पार्टी अकेले बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है। टीवीके ने 108 सीटें जीती है और कांग्रेस ने 5 सीटें, जिससे उनके गठबंधन के पास कुल 112 सीटें हैं। लेकिन बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी उन्हें अभी भी 6 सीटें और चाहिए। इसी बीच डीएमके की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 2 सीटें जीती हैं। आईयूएमएल के प्रमुख के.एम. कादर मोइनुद्दीन ने कहा है कि टीवीके ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया है, लेकिन आईयूएमएल ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका फैसला एम.के. स्टालिन पर निर्भर करेगा और स्टालिन जो कहेंगे वो उन्हें मंजूर होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ कार्लेकर ने टीवीके के नेता विजय को बुलाया और उनसे सरकार बनाने के लिए बहुमत का समर्थन दिखाने को कहा। टीवीके ने अन्य पार्टियों जैसे सीपीआई और वीसीके से भी मदद मांगी है। सीपीआई और वीसीके ने चुनाव में 2-2 सीटें जीती हैं। इस खबर पर और अपडेट के लिए everybody has come to us and we have not decided this matter. The decision should be made by Stalin. Stalin, what he decides is acceptable to us. Whatever he decides is acceptable. और निशांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। निशांत, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे। और किंगमेकर तमिलनाडु के चुनाव में विजय दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सरकार बनाने से पहले जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसमें स्टालिन किंगमेकर दिखाई दे रहे हैं। आईयूएमएल भी स्टालिन के कहने पे ही कुछ तय करेगी। देखिए, तमिलनाडु की सियासत इस समय पूरी तरीके से कह सकें तो समझ से बाहर है तमाम बुद्धिजीवियों के। और जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में राज्यपाल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को 2 बार बुला चुके हैं, 2 बार मिल चुके हैं। और ऐसे में अब राज्यपाल जो हैं, अगर बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और उसके बाद 3rd लार्जेस्ट पार्टी को मौका देने के मूड में ज़रूर होंगे, क्योंकि अभी तक विजय बहुमत जो है वो सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। समर्थन पत्र 118 विधायकों का नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी तरफ आज की अगर गतिविधियों की बात करें तो सीपीआई एम
की बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद भी उन्होंने अभी तक कोई भी बात खुलकर नहीं कही है और लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं। उन्होंने टीवी को समर्थन देना या नहीं देना, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वीसीके की बात जहां तक है, वीसीके भी कुछ इसी तरीके की परिस्थितियों में नजर आ रहा है। वीसीके भी अभी तक खुलकर नहीं कह रहा है कि वो टीवी को समर्थन दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसी तरीके से मुस्लिम लीग ने पूरा एक तरीके से स्टालिन के ऊपर छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर विजय के सामने जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। केवल कांग्रेस का समर्थन है, 112 विधायकों का समर्थन है विजय के पास, लेकिन 118 के जादुई आंकड़े को छूना है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो तैयारियां लगभग दोनों दल भी पूरी कर रहे हैं। डीएमके की बात करें तो डीएमके ने 10 मई तक अपने सभी विधायकों को चेन्नई में रहने को कहा है। एआईएडीएमके की बात करें तो एआईएडीएमके ने अपने विधायकों को पुद्दुचेरी में एक रिजॉर्ट में रुकवाया हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या जिस तरीके से डीएमके तो अपोजिशन में बैठने की बात कर रहा है, लेकिन एआईएडीएमके के द्वारा अभी तक अपोजिशन में बैठने की बात नहीं की गई है, बल्कि वो कह रहे हैं कि हम हो सकता है कि ताकत में लौटे। तो एआईएडीएमके एक तरीके से संभावना तलाश रहा है और उसकी पूरी संभावना जो है डीएमके पर निर्भर करती है। कई सारी जानकारियां इस तरीके की आ रही हैं कि हो सकता है कि डीएमके सरकार में शामिल ना होकर बाहर से एआईएडीएमके को समर्थन दे दे। इस तरीके की भी कयासबाजी तमिलनाडु की राजनीति में चल रही है। लेकिन एक बात तय है कि विजय की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। विजय ने भी लगभग 2 घंटे से ज्यादा अपने पार्टी दफ्तर में अपने सीनियर लीडर्स के साथ बैठक की है और उसके बाद देखने वाली बात यह होगी क्योंकि जो छोटे राजनीतिक दल हैं, अगर सीपीआईएम की, सीपीआई की बात की जाए या मुस्लिम लीग की बात की जाए या वीसीके की बात की जाए, तो एक तरीके से बार्गेनिंग वाली स्थिति में है। इनकी बार्गेनिंग चल रही है कि अगर हम स्टालिन का साथ छोड़कर आते हैं तो आप हमें क्या देंगे, और इसी पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते तमिलनाडु की पूरा सियासी मामला जो है वो अटका हुआ नजर आ रहा है। 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के होने के बावजूद चुनाव नतीजों के बाद भी टीवी के नेता विजय के लिए सरकार बनाना बेहद मुश्किल बना हुआ है। देखना दिलचस्प है तमिलनाडु की राजनीति को इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत इस पूरी जानकारी के लिए। और आज हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर राम मूर्ति श्रीधर से, जिन्होंने भारत में सामुदायिक रेडियो की नीतियों यानी कम्युनिटी रेडियो की नीतियों और दिशा निर्देशों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आवाज सिर्फ एक माध्यम नहीं होती, कई बार उन लोगों की पहचान बन जाती है जिनकी बात अक्सर कहीं सुनाई नहीं देती। भारत में जब संचार के साधन सीमित थे और गांव की आवाज दूर तक नहीं पहुंच पाती थी, तब एक व्यक्ति ने मीडिया को सिर्फ प्रसारण नहीं बल्कि जन संचार का सशक्त माध्यम बना दिया। ये कहानी है डॉक्टर राम मूर्ति श्रीधर की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आवाज को समाज से जोड़ने में समर्पित कर दी। रसायन विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर राम मूर्ति ने 1970 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने प्रसारण करियर की शुरुआत की, जहां वे देश के पहले विज्ञान संपादक और रिपोर्टर बने। इसके बाद दूरदर्शन में उन्होंने विज्ञान और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। And I had a maternal uncle who was blind and orthopedically handicapped. We used to be. मेरे एक मामा थे जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, तो हम उनके लिए किताबें और अखबार पढ़ा करते थे। उन्होंने मेरे अंदर पत्रकारिता का आत्मविश्वास जगाया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे स्वदेश मित्र नाम के एक अखबार से मिलवाया। वहां मुझे विज्ञान पर लिखने का मौका मिला। उसके बाद जो मैंने पीएचडी पूरी की तो मुझे ऑल इंडिया रेडियो में काम करने का मौका मिला, जहां मैंने पहले विज्ञान रिपोर्टर के रूप में कार्य किया। ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क in 1976। डॉक्टर राम मूर्ति श्रीधर ने उस समय कई ऐसे प्रयोग किए जो उस समय अपने आप में अनोखे थे। गांव-गांव में विज्ञान सभाओं का आयोजन, जहां वैज्ञानिक सीधे लोगों से संवाद करते थे, और नैरो कास्टिंग जैसी पहल, जिसने खास समुदायों के लिए कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, मीडिया सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और सशक्त बनाने का जरिया होना चाहिए।
डॉक्टर राम मूर्ति का सबसे बड़ा योगदान सामुदायिक रेडियो के क्षेत्र में रहा। उन्होंने भारत में सामुदायिक रेडियो की नीतियों और दिशा निर्देशों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 2004 में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई से देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन अन्ना एफएम शुरू किया। एक ऐसा मंच जहां आवाज लोगों के द्वारा और लोगों के लिए थी। सामुदायिक रेडियो और जमीनी स्तर पर प्रसारण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर राम मूर्ति श्रीधर को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। इटली के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजनों में से एक बिएनाले इन दिनों वेनिस में शुरू हो रहा है। इस वर्ष भारत एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ उपस्थित रहेगा जो 2019 के बाद वेनिस में वापसी कर रहा है। बिएनाले के उद्घाटन से हमारे इतालवी संवाददाता डेविड मार्टेलो की रिपोर्ट। 7 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भारत ने वेनिस बिएनाले की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अपनी वापसी दर्ज कराई। वेनिस में आयोजित उद्घाटन समारोह में भारत के केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह जगह 150 साल से भी ज्यादा समय से नई कला दिखा रही है। भारत पहले यहाँ आता था पर कुछ सालों से नहीं आया, लेकिन इस बार हम वापस आए हैं। हम ऐसी कला लेकर आए हैं जो भारत के ज्ञान, पुरानी सभ्यता और सोच को दिखाती है। हम प्रकृति की देखभाल, अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने में यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश बने। ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम थीम पर आधारित इस प्रदर्शनी में घर को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कृति और स्मृतियों से जुड़े अनुभव के रूप में पेश किया गया। भारतीय पवेलियन में 5 अलग-अलग कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इनमें कलाकार आसिम वाकिफ की विशाल बांस संरचना खास आकर्षण का केंद्र है, जो भारतीय शहरों में लगातार बढ़ते निर्माण स्थलों की मौजूदगी को दर्शाती है। आसिम अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस कलाकृति की कार्यशैली और निर्माण प्रक्रिया को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कला बनाने का काम सिर्फ एक जगह ना हो। मैं बहुत सारे कारीगरों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। इससे उन्हें कुछ नया करने के मौके मिलेंगे। जैसे शांतनु हैं, उनके साथ मैंने करीब 10 प्रोजेक्ट किए हैं। राहुल ने भी कई प्रोजेक्ट पर काम किया है। मैं बस एक अच्छी जगह और माहौल बनाता हूं जहां चीजें बन सके, फिर काम को खुद ब खुद आगे बढ़ने देता हूं। ये हो सकता है। भारतीय मंडप 22 नवंबर तक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। भारत की ये वापसी न केवल वैश्विक कला मंच पर उसकी सांस्कृतिक उपस्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि समकालीन भारतीय कला की विविधता और गहराई को भी दुनिया के सामने लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।